नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौरसिया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या होता है। इसके बाद बात करेंगे कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से एनुअल रिपोर्ट में इसको दर्शाया जाता है, कितने सेक्शन में इसको डिवाइड किया जाता है। और उसके बाद वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि क्या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होते हुए भी क्या आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, क्या आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होता क्या है। जब भी आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं तो एनुअल रिपोर्ट के लास्ट भाग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया होता है, और कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली 3 भाग में बनाए जाते हैं, 3 सेक्शन में डिवाइड करके बनाए जाते हैं। सबसे पहला प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हम सबसे पहले टॉपिक प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करने वाले हैं। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में कंपनी की टोटल सेल्स, कंपनी कितनी अर्निंग कर रही है, कंपनी ने कितना खरीद बेच कर रही है, सारी चीज़ों का आंकड़ा दिया होता है। इसमें ओवरऑल टोटल आंकड़े दिए होते हैं, चाहे वो कैश में की गई हो, चाहे वो उधार पे की गई हो। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी, कोई भी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जनरली 4 सेक्शन में बनाया जाता है। हो सकता है कि किसी कंपनी के स्टेटमेंट थोड़ा अलग हो, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों के ऐसे ही सेक्शन में डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले कंपनी की आय दिखाई जाती है पहले सेक्शन में, और ये सारी चीज़ें टेबल के फॉर्म में होते हैं। जो भी जिस भी प्रकार से कंपनी की अर्निंग हो रही है, सबसे पहले कंपनी की अर्निंग दिखाई जाती है। उसके बाद कंपनी के खर्चे दिखाए जाते हैं, कंपनी ने कहाँ कहाँ पे खर्चे किए हैं। उसके बाद टैक्सेस दिखाए जाते हैं और डिप्रिसिएशन दिखाए जाते हैं। उसके बाद कंपनी के ईपीएस यानी कि एक शेयर के पीछे कितनी कमाई हो रही है, ये दिखाए जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की अर्निंग, कंपनी की आय क्या क्या होती है। अगर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो तो कहाँ कहाँ से, जैसे हो सकता है कि कंपनी कोई सर्विस दे रही हो, और हो सकता है कि कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट हो, जो प्रोडक्ट भी बिक रहे हो। तो सारे प्रोडक्ट से और जो भी सर्विस से जितनी भी कंपनी की अर्निंग हो रही हो, एक टेबल के फॉर्म में कंपनी उसको प्रेजेंट करती है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट एक्स हो तो उसके इतने रुपए प्राइस, कोई अगर प्रोडक्ट वाई हो उसकी इतने रुपए प्राइस, और कोई कंपनी सर्विस से अगर अर्निंग की हो तो वो इतना रुपए अर्निंग की है। तो सारे को टेबल के फॉर्म में करके टोटल ओवरऑल किया जाता है। अब बात करते हैं कंपनी के खर्चे। इसमें कौन कौन से खर्चे दिखाए जाते हैं, कंपनी जो भी अर्निंग करने के पीछे जितने प्रकार के भी खर्चे किए हो, वो सारी चीजें इसमें दिखाई जाते हैं। ये भी टेबल के फॉर्म में ही दिखाए जाते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय की सैलरी देने वाली हो, चाहे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हो, और चाहे कोई कंपनी के लिए कुछ और एक्सपेंसेस हो। जैसे मान लीजिए कि कंपनी की साफ सफाई करनी हो, नए मशीनों को लाना हो, या पुराने मशीनों को रिप्लेस करके उनमें ऑयलिंग करना हो, या अगर सर्विसिंग वाली कंपनी है या कोई आईटी इंडस्ट्री की कंपनी है तो उसमें नए सिस्टम हायर करना हो, नए एम्प्लॉय को हायर करने के लिए जो भी पैसे बजट बन रहा है, इन सारी चीज़ों को एक बजट के एक टेबल के फॉर्म में दिखाया जाता है। और जो भी नेट सेल हुआ है पर एक टर्म में, उसमें से इसको माइनस कर दिया जाता है। अब तीसरे नंबर पे टैक्स एंड डिप्रिसिएशन। जो भी गवर्नमेंट को जो भी सेल की है कंपनी, उसके पीछे जितना भी टैक्स बन रहा है जो गवर्नमेंट को देना है, वो सारे टैक्स को इसमें ऐड किया जाता है, सारे टैक्स को एक जगह किया जाता है। ये भी टैक्स को एक टेबल के फॉर्म में ही दिखाया जाता है। और डिप्रिसिएशन, जो भी मशीनें पुरानी हो चुकी हैं या जो भी ऐसी चीज़ें जिसको डिप्रेस करना है, उसको इसमें से माइनस किया जाता है। हम संक्षेप में अगर बताएं डिप्रिसिएशन को, तो जैसे मान लीजिए कोई मशीन खरीद के ला रहे हैं आप, जिसकी लाइफ 5 ईयर हो, और उस मशीन को खरीदने में 100 रुपये का खर्चा पड़ा हो, मतलब 100/5 यानी कि 20 रुपीज पर ईयर आप डिप्रिसिएशन के तौर पर उसको माइनस करते जाएंगे पूरे नेट सेल में से। क्योंकि एक बार आप पूरी मशीन को यूज नहीं कर सकते, उसकी लाइफ 5 ईयर है, तो उसको 20-20 रुपये के तौर से 20-20 रुपये उसमें से नेट सेल में से उसमें से माइनस करना पड़ता है। तो जो पहले नंबर पे हमारा था, जो कि पहले नंबर पे हमारा था कंपनी की आय, उसमें से सबसे पहले हम खर्चे पूरे माइनस किए हैं। उसके बाद टैक्स और डिप्रिसिएशन को भी उसमें से माइनस करेंगे। अब जो हमारा ये चीज़ बचेगा, इसमें से इंटरेस्ट को भी माइनस करेंगे। जो कंपनी ने अगर हो सकता है कंपनी ने लोन लिए हो तो उसको भी माइनस करेंगे। उसके बाद जो भी बचता है वो हमारा नेट प्रॉफिट बचता है। तो इसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट हुआ, वहाँ से हम ईपीएस निकाल सकते हैं, मतलब एक शेयर के पीछे कंपनी की कितनी कमाई हो रही है, ये यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। और ये सारी चीज़ें एक टेबल के फॉर्म में दी होती है। हम अगले वीडियो में जब भी डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को, तो हम एक एनुअल रिपोर्ट लाके उसको बाकायदे देख के पढ़ना सीखेंगे कि कैसे कुछ मिनटों के अंदर इन सारी चीज़ों को आसानी से पढ़ा जाता है, कैसे कुछ मिनटों के अंदर सरसरी निगाह से इसको एक बार देख के आप समझ सकते हैं कि कंपनी आपके लायक है या नहीं है। जब भी कंपनी की ईपीएस निकालना हो, एक शेयर के पीछे कंपनी की कमाई निकालनी हो, तो जो जो सारा कुछ माइनस होने के बाद जो नेट प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से टोटल नंबर ऑफ शेयर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका ईपीएस आता है। मतलब एक शेयर के पीछे कंपनी की कितनी कमाई हुई है, ये ईपीएस आता है। अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का एक और एग्जांपल दूं, तो जैसे मान लीजिए कि रेडमी की मोबाइल किसी शॉप से 20 मोबाइल एक दिन में बिक रही है। अगर एक मोबाइल की कीमत 10,000 रुपये हो और उसमें से 15 मोबाइल कैश दे के कोई खरीद के ले जा रहा है, जबकि 5 मोबाइल क्रेडिट कार्ड पे बिक रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है एक तरह से लोन। तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में पूरे 20 मोबाइल की कीमत दिखाई जाएगी, चाहे वो लोन पे ली गई हो, चाहे कैश में ली गई हो। इसका मतलब होता है कि अगर वो बिक गई तो एक न एक दिन पैसा कंपनी के पास आएगा ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल करके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में दिखाई जाती हैं। इसलिए जब भी आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना होता है, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना होता है, तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को कैश फ्लो से कंपेयर करना होता है। कैश फ्लो आपको बताता है
कि जो भी अर्निंग हो रही है, जो भी आपके सेल हो रहे हैं, उसमें से कितने कैश के रूप में आपके पास आ रहे हैं, ये बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बात करते हैं कि क्या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से न होते हुए फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। इसको दो तरीके से बात करते हैं, दो तरह से इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले बनाने वाले के दृष्टिकोण से, जो इसको बनाता है वो हो सकता है किसी कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, कंपनी का सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। जो इसको बनाता है उसको ऐसे तैयार करना होता है कि जब भी किसी के सामने एनुअल रिपोर्ट जाए, वो देख के बहुत ही आसानी से समझ जाए। तो एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि आपको एनुअल रिपोर्ट बनाना नहीं है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं है, आपको बस इसको समझना है। तो आपको इसको बनाने आना जरूरी नहीं है, आपको इसको समझने आना चाहिए। तो इसलिए आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आपको 8वीं तक की मैथ आती है अगर, तो आप बहुत ही आसानी से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। आप एनुअल रिपोर्ट को कुछ ही मिनटों में समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि आपके लिए कंपनी है या नहीं है। इसका मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ कि कौन से ऐसे पॉइंट हो, जब भी आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ें तो कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको सबसे पहले आप देख के उस कंपनी को देख सकते हैं कि इसको आगे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।